नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इसमें हम एसटी कोलरिज को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं सारे खास आपको ये क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो हैं, वो सब कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने बर्थ से लेकर यानी कि हम बायोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग इसमें बायोग्राफी के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इनके वर्क से रिलेटेड होंगे और उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्क से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज सैमुअल टेलर कोलरिज बोर्न? कि सैमुअल टेलर कोलरिज जो हैं, एसटी कोलरिज इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं, ये कब बोर्न हुए थे, कब इनका जन्म हुआ था? तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपके सामने चार ऑप्शंस होते हैं, चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना ये सही तरीका होता तो है, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप चार ऑप्शंस में से तीन गलत को पहले मार्क कर लें कि तीन गलत हैं तो गलत क्यों हैं। अगर आपको तीन गलत मार्क कर लेंगे पहले ही, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपका सही आंसर क्या है। यानी कि इससे आपकी नॉलेज क्या होती है, एनहेंस होती है, बूस्ट होती है। तो यहां पर देखो, पहला ऑप्शन है ए जो है आपका 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1564, इसमें आपके विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। अगर बी की, इसलिए ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी की बात करें तो 7 अप्रैल 1770 में जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में जो है ये आपका 25 दिसंबर 1771 जो है, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोगों का हुआ था और डोरोथी वर्ड्सवर्थ का जन्म। इसकी बात करें तो फोर्थ ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1772, तो बचा यही, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर्स को देने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाए। और सैमुअल टेलर कोलरिज जो हैं, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। 21 अक्टूबर 1772 को इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, कहां पर हुआ था? ओट्रे सेंट मैरी नाम की जगह पर। मैं इसको भी लिख देता हूं, ओट्रे सेंट मैरी नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक ब्रिटिश पोएट ही थे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एसटी कोलरिज पेरेंट? एसटी कोलरिज के जो माता पिता थे उनका क्या नाम है? तो फिर से वही पैटर्न हम अपनाएंगे कि आप लोगों को ये सर्च करना है कि इनमें से तीन जो ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से तीन जो ऑप्शंस हैं वो तीन गलत कौन से हैं। तो राइट आंसर जो है वो आपके सामने अपने आप खुद ही निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन ए में जॉन एंड मैरी अर्डन, ये जो हैं आपके पेरेंट्स किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के हैं। अगर हम बी की बात करते हैं कि जॉन एंड एन कुकसन, ये किसके हैं? ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं कि सी ऑप्शन जो है जॉन एंड सारा जेफरी, है ना, तो जॉन एंड सारा जेफरी जो है ये जॉन मिल्टन के हैं, जॉन मिल्टन के पेरेंट्स हैं, और ये आपके शेक्सपियर के हैं। ओके, तो रहा आपका ये करेक्ट आंसर। तो डी जो ऑप्शन है, एक बार फिर से आप लोगों का जॉन एंड एन बोर्डन जो है करेक्ट आंसर है। इस का भी राइट आंसर आप लोगों का डी ही होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच एज एसटी कोलरिज बिलोंग्स टू? किस एज से एसटी कोलरिज बिलोंग करते हैं? ये एज ऑफ चौसर से बिलोंग करते हैं? नहीं, ये गलत आंसर है। और एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं, या फिर रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एसटी कोलरिज जो जाने जाते हैं वो लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के लिए, या फिर एसटी कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की हेल्प की थी
रोमांटिक एज को लॉन्च करने के लिए, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो डी ही बनता है। एक बार फिर से आप लोगों का डी आंसर है कि जो एस टी कोलरिज हैं वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट लेक पोएट। अब देखो लेक पोएट, लेक पोएट एक टर्म है जो कुछ राइटर्स के लिए, स्पेशली थ्री पोएट्स के लिए जो है कोइन किया गया था। अब ये पोएट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। फोर्थ जो है अपने आप निकल के आ जाएगा कि कौन सा आपका लेक पोएट नहीं था। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, ओके। और यही एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने, एक ऐसे मेजर राइटर हैं जिन्हें फादर ऑफ रोमांटिक एज भी कहा जाता है। इन्होंने रोमांटिक एज को लॉन्च किया था, लेकिन इनको लॉन्च करने में किसने मदद की थी? एस टी कोलरिज ने की थी। तो ये भी लेक पोएट हैं। इसके अलावा एक लेक पोएट और हैं, उनका नाम है रॉबर्ट साउदी। तो ये तीन जो हो गए आप लोगों के, ये तो हो गए लेक पोएट। बचे आपके जॉन मिल्टन, जिन्हें हम लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा भी कहते हैं। ये ए इसका करेक्ट आंसर है कि जॉन मिल्टन को हम लेक पोएट में से एक नहीं मानते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। एट द एज ऑफ 8 आफ्टर द डेथ ऑफ एस टी कोलरिज फादर विच स्कूल कोलरिज वाज सेंट टू। ठीक है, किस कॉलेज के अंदर एस टी कोलरिज को भेजा गया था, किस स्कूल के अंदर भेजा गया था? देखो वर्ड्सवर्थ में और विलियम वर्ड्सवर्थ में और कोलरिज में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलती हैं। जैसे कि जब ये 8 साल के थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और ऐसे ही कोलरिज जब 8 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई थी कोलरिज के। तो कोलरिज को कौन से स्कूल भेजा गया था ये हम लोगों को जानना है। तो देखो भाई यहां पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आता है वो आपका आएगा क्राइस्ट हॉस्पिटल। अब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है ये तो सर हॉस्पिटल है। नहीं, ये हॉस्पिटल नाम है इसका क्राइस्ट हॉस्पिटल। ये एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल है ना। तो यहां पर इनको एसटी कॉलेज को भेजा गया था। लोकल ग्रामर स्कूल के अंदर जो भेजा गया था वो किसको भेजा गया था? ये आपके शेक्सपियर को भेजा गया था। अगर इसकी बात करें तो यहां पर आपके वर्ड्सवर्थ को भेजा गया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ये बात ध्यान रखना, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। एट क्राइस्ट हॉस्पिटल ए चैरिटी स्कूल कोलरिज बिकेम फ्रेंड विद। कोलरिज के एक फ्रेंड बन गए थे, ठीक है। एसटी कोलरिज के एक फ्रेंड बन गए थे इस क्राइस्ट हॉस्पिटल के अंदर। उनका नाम पूछा गया है। क्या वो मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ थे, क्या वो रॉबर्ट फ्रोस्ट थे, क्या वो चार्ल्स लैम थे, या फिर पीबी शैले थे? देखो विलियम वर्ड्सवर्थ का तो चांस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ से ये कब मिले थे? 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ से पहली बार मुलाकात हुई थी। तो ये नहीं थे, ये आंसर नहीं होगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट आपका क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और एसटी कोलरिज एक ब्रिटिश पोएट है। तो ये कंट्री ही अलग हो गई, तो कोई कह नहीं सकते। अब रहा आपका पीबी शैले, ठीक है। पीबी शैले का जो नाम आता है ये सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज जो होती है पोएट्स की, उसमें नाम आता है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो आते हैं राइटर वो एसटी कोलरिज हैं। उसमें आपके चार्ल्स लैम भी नाम एक आता है, ठीक है जी, चार्ल्स लैम का नाम भी आता है। और इन्होंने चार्ल्स लैम के साथ ही पढ़ाई की थी। एसटी कोलरिज के साथ जो फ्रेंड बन गए थे क्राइस्ट हॉस्पिटल में, ये चार्ल्स लैम थे। और बाद में आगे चलकर इन्होंने कुछ कोलैबोरेशन वर्क को भी पब्लिश कराया था एक साथ मिलकर, ठीक है जी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम 1791 अंटिल 1794 कोलरिज अटेंडेड जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज, देयर ही बिकेम फ्रेंड विद। अब देखो जो इनका स्कूल था, पहले स्कूल जो क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल था, चैरिटी बोर्डिंग स्कूल जो था, उसके अंदर तो ये लैम के साथ फ्रेंड बन गए। लेकिन एक और प्रोमिनेंट राइटर आते हैं ऐसे जिनके साथ ये फ्रेंड बन गए थे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज इन हिज कॉलेज। कॉलेज का वो समय था, स्कूल का समय नहीं था, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन के साथ बने थे, बेन जॉनसन के साथ बने थे, रॉबर्ट साउदे के साथ बने थे, या फिर रॉबर्ट ग्रीन के साथ बने थे। आप लोग एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखो कि जब आप 3 गलत ऑप्शंस को छांटते हो तो हर एक चीज आपको देखनी है। यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि जो रॉबर्ट साउदे हैं,
ठीक है, रॉबर्ट साउदे हैं। सिर्फ एकमात्र यही ऐसे राइटर हैं जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। बाकी के 3 जो राइटर मैंने मेंशन किए हैं वो अलग अलग एजिस से बिलोंग करते हैं, इसलिए रॉबर्ट साउदे ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन 1795 एसटी कॉलेज मैट विलियम एंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इन दोनों से एसटी कॉलेज की जो मुलाकात हुई थी वो 1795 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि एसटी कॉलेज जो मिले थे रॉबर्ट साउदे से वो 1795 में मिले थे। ओके, इन कहां पर मिले थे? इन ब्रिस्टोल में। एंड बिकेम फ्रेंड, ही पेड हिज फर्स्ट विजिट टू देम इन। तो ये ही जो इस्तेमाल हुआ है ये एसटी कॉलेज के लिए इस्तेमाल हुआ है कि एसटी कॉलेज कब पहली बार उनसे मिलने के लिए उनसे उनके घर पर गए थे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को बताना है। तो 1797 में हो सकता है ये मुलाकात, बिल्कुल हो सकती है ना। 1798 में भी ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये मुलाकात 1781 में ये नहीं हो सकती। क्यों? 1795 में तो पहली बार इनका मिलन हुआ था। तो इसका मतलब हम लोगों को ए या फिर बी या फिर डी में से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखो 1797 मींस ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ये सब लोग, जैसे एसटी कॉलेज जो है वो वर्ड्सवर्थ और डोरोथी के साथ फ्रेंड जो बन गए थे वो 1795 में बन गए थे। लेकिन उसके बाद जब ये पहली बार उनसे मिलने के लिए गए थे तो दैट वाज द टाइम ऑफ 1797। ठीक है, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश यहां पर आप लोगों के सामने करूंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखो ही यहां पर कौन है? ये है मिस्टर एसटी कॉलेज। एसटी कॉलेज जो है ही बिकेम एक्वेंटेंस विद रॉबर्ट लोवेल। एक बंदा था जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट लोवेल। रॉबर्ट लोवेल के साथ इन्होंने क्या किया? मुलाकात की और इनके साथ ये जानकारी में आ गए। ठीक है, इनके टच में आ गए। उसके बाद 3 बंदों ने, 3 कौन कौन बंदे हैं? कोलरिज है पहला, रॉबर्ट साउदे हैं और उसके अलावा रॉबर्ट लोवेल हैं। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक चीज डिसाइड की कि ये एक यूटोपियन जो सोसाइटी है उसको बसाने की कोशिश करेंगे जिसका नाम पैंथीसोक्रेसी है। इस सोसाइटी को बसाने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये 3 बंदों का ग्रुप था, किस किस का? एसटी कॉलेज का, रॉबर्ट साउदे का, रॉबर्ट लोवेल का, कि ये पैंथीसोक्रेसी नाम की जगह को बसाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जैसे इन्होंने कोशिश की इस सोसाइटी को बसाने की, तो सबसे पहले ये मैरी फ्रीकर ने इनको ज्वाइन कर लिया। इन 3 बंदों के ग्रुप को मैरी फ्रीकर ने ज्वाइन कर लिया। अब ये मैरी फ्रीकर कौन थी? ये मैरी फ्रीकर और कोई नहीं, ये रॉबर्ट लोवेल की वाइफ ही थी। अब इसके बाद मैरी फ्रीकर के बाद मैरी फ्रीकर की 2 सिस्टर और थीं जिनका नाम सारा एंड एडिथ था। सारा फ्रीकर और एडिथ फ्रीकर था, ये दोनों मैरी फ्रीकर की बहन थी। तो इन लोगों ने भी इस पैंथीसोक्रेसी नाम की जगह को बसाने के लिए अपने रॉबर्ट लोवेल को, एसटी कॉलेज को, रॉबर्ट साउदे को ज्वाइन कर लिया। अब ये सोसाइटी तो कभी नहीं बसा पाए, पैंथीसोक्रेसी सोसाइटी तो कभी नहीं बसा पाए, लेकिन इन्होंने अपनी अपनी शादी कर ली। देखो रॉबर्ट लोवेल की शादी तो पहले से ही मैरी फ्रीकर के साथ थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि कोलरिज ने अपनी शादी किसके साथ की थी? तो देखो मैरी फ्रीकर की शादी तो पहले से ही हो रखी थी रॉबर्ट लोवेल के साथ। तो अब बची दो लड़कियां, एक तो सारा बची और एक एडिथ बची। तो भाई साहब इस एसटी कॉलेज ने सारा फ्रीकर के साथ शादी कर ली थी। बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये बात जो है, ये बात आपको पता होगी कि जो आपके रॉबर्ट साउदे हैं उन्होंने एडिथ फ्रीकर के साथ शादी कर ली थी। तो कुछ लोगों को ये बड़ा डाउट होता है कि सारा हचनसन जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की साली थी उनके साथ एसटी कॉलेज ने शादी करी थी, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो जो एसटी कॉलेज है उन्होंने सारा फ्रीकर के साथ शादी की थी, ना कि सारा हचनसन के। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इन विच ईयर डिड कोलरिज रोट कुबला खान? देखिए कुबला खान एक बहुत ही बेहतरीन वर्क है एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया। ये जो है इनकी
विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसप्लीज वाली जो थ्योरी है उस पर बेस्ड है। मतलब ये इसके अंदर आप लोगों को सुपरनेचुरल चीजें कुछ देखने के लिए मिलेंगी, नेचर के एलिमेंट्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मैंने ये आप लोगों को पढ़ाई है। ये कुबला खान आप लोगों की एक बहुत ही बढ़िया और इनकम्प्लीट पोयम है। तो इसको कब लिखा था, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं पहले कि करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है। देखिए कुबला खान जो है, कुबला खान का जो रिटर्न ईयर है वो 1797 है। रिटर्न ईयर मैंने बोला है, पब्लिश्ड ईयर नहीं बोला। अगर पब्लिश्ड ईयर की बात करेंगे तो दैट वाज 1816, वो 1816 था। लेकिन इसको एसटी कॉलेज ने 1797 में लिखा था। और इसको कैसे लिखा था इन्होंने, देखो ये आपको पता होगा कि ये ओपियम ईटर थे, मतलब ये अफीम का नशा करते थे, क्योंकि इन्हें बहुत सारी बीमारी थी, इनके शरीर में पेन होता था। तो उस पेन से बचने के लिए ये ओपियम मतलब ईटर बन गए। ये उसको नशे में रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में उसके एडिक्टेड हो गए। तो ये एक सपना देख रहे थे अपने अफीम के नशे में, तो उन्होंने उस सपना देखते देखते ही कुबला खान को लिखा, ठीक है, मतलब अपने सपने को एक पोयम के रूप में उतार दिया। लेकिन ये इनकम्प्लीट वर्क है कुबला खान। क्यों कुबला खान इनकम्प्लीट वर्क रह गया? क्योंकि जब ये सपना देख रहे थे तो किसी ने इन्हें सपने से जगा दिया था और इनका सपना इनकम्प्लीट रह गया। इसीलिए कुबला खान भी पोयम इनकी इनकम्प्लीट है। अगर हम बात करें 1798 की, तो 1798 में एसटी कॉलेज का बहुत ही फेमस कलेक्शन जो कि इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखा था, लिरिकल बैलेड्स, वो आया था। 1800 में लिरिकल बैलेड्स का एक प्रीफेस आया था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स दैट केम इन 1800। ओके, तो इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच इज द इनकम्प्लीट वर्क बाय एसटी कॉलेज। अब आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, कि क्या कुबला खान इनका इनकम्प्लीट आंसर है, इनकम्प्लीट पोयम है, क्रिस्टोबेल इनकी इनकम्प्लीट पोयम है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इनकम्प्लीट पोयम है, या फिर ए एंड बी दोनों आंसर हो सकते हैं। तो देखो पहली बात, आप क्वेश्चन को पढ़ो। इन विच इज द इनकम्प्लीट वर्क बाय एसटी कॉलेज, विच इज द, इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट वर्क है। तो यानी कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक इनकम्प्लीट वर्क है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में आपको एक से ज्यादा इनकम्प्लीट वर्क मिल जाए। तो कुबला खान तो देखो ये इनकम्प्लीट वर्क है ही एसटी कॉलेज का, सिर्फ एसटी कॉलेज के वर्क की बात की गई है। इसके अलावा क्रिस्टोबेल भी, ये भी इनकम्प्लीट वर्क है। ओके, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए ना होकर के यहां पर डी होगा, ठीक है जी, ए ना होकर के यहां पर आपका डी होगा। क्रिस्टोबेल और कुबला खान दोनों ही इनकम्प्लीट वर्क हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो वर्क लिखा हुआ है ये जॉन मिल्टन का है। और जॉन मिल्टन का हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो है ये भी इनकम्प्लीट वर्क है, लेकिन ये एसटी कॉलेज का नहीं है। और क्वेश्चन में हमसे एसटी कॉलेज का पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, राइट। बढ़ते हैं आगे। विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स डिड एसटी कॉलेज विद विलियम वर्ड्सवर्थ राइट, यानी कि एसटी कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर एक पोएट्री कलेक्शन को लिखा था। उस पोएट्री कलेक्शन का नाम यहां पर हमसे पूछा गया है। तो उसका नाम जो है पैशनेट पिलग्रिम्स है, ये है उसका नाम, लिरिकल बैलेड्स है, सिबलाइन लीव्स है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम है। ये सारे के सारे आपके सामने जो लिखे हुए हैं। पहली बात, इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये कलेक्शंस हैं, है ना, ये कलेक्शन है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये एंथोलॉजी है ना, पैशनेट पिलग्रिम जो है एंथोलॉजी है, जिसके अंदर 20 पोएम्स को इंक्लूड किया गया था। 20 पोएम्स को आप लोगों को पता ही होगा, 20 पोएम्स को इंक्लूड किया गया था। और ये 1599 में पब्लिश कराई गई थी, किसके द्वारा? विलियम जैगर्ड के द्वारा। और इसमें पैशनेट पिलग्रिम के अंदर 5 पोएम्स जो हैं, 5 शेक्सपियर की पोएम है, 5 पोएम्स बाय शेक्सपियर, ठीक है, 5 पोएम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई है। अब यहां पर लिरिकल बैलेड्स की बात कर लेते हैं। लिरिकल बैलेड्स जो है, लिरिकल बैलेड्स के अंदर टोटल 23 पोएम है, जिसमें से
19 जो लिखी हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, और 4 जो लिखी हैं वो कोलिज ने लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बी ही रहेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? बी होगा। और इसके अलावा ये सिबलाइन लीव्स जो है ये भी एक पोएम्स का कलेक्शन है, लेकिन ये इंडिविजुअल लिखा गया था एसटी कॉलेज के द्वारा, जिसे 1817 में पब्लिश कराया गया था। इसके अलावा यहां पर डी और मेंशन है। ये पोएट्री कलेक्शन किसका है? ये पोएट्री कलेक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। किसका है? वर्ड्सवर्थ का पोएट्री कलेक्शन है। ठीक है, तो ये चारों की मैंने आपको डिटेल बता दी है। बी इसका करेक्ट आंसर है, लिरिकल बैलेड्स। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं, लिरिकल बैलेड्स। देखिए लिरिकल बैलेड्स जो है, यहां पे जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसका जरा ध्यान से समझते हुए चलना। जो लिरिकल बैलेड्स है विच केम इन 1798, कब आया था भाई लिरिकल बैलेड? 1798 में आया था। ओके, अब ये 1798 में जो आया था कलेक्शन, ये एक कोलैबोरेशन वर्क है। किसके द्वारा लिखा गया? एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया, और साथ में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक कलेक्शन है, जिसमें कॉलेज ने तो 4 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया था, है ना, और वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया था, तब जाके ये कलेक्शन बना था। तो क्वेश्चन ये है कि द कलेक्शन ओपन्स, जो ये कलेक्शन है ओपन्स विद द पोएम ऑफ कॉलेज, नेम इट। तो ये बात तो श्योर है कि ये पोएम जो है ये कॉलेज की पोएम के साथ ओपन होता है, ये कलेक्शन जो है, लेकिन उस पोएम का नाम क्या है? तो यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों में से ही आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए है। तो ए आप लोगों में से 90% लोगों को पहले ही पता होगा कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है इसका करेक्ट आंसर है। 90% लोगों को ये बात पहले से ही पता होगी। ठीक है, ये बात पहले से ही पता होगी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूं कि 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो 4 पोएम हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये ऑप्शंस में जो चारों पोएम्स लिखी हुई हैं ये चारों की चारों एसटी कॉलेज के द्वारा ही लिखी गई हैं, और जो लिरिकल बैलेड्स के अंदर इंक्लूड की गई थी। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। एसटी कॉलेज पोएम लव, द पोएम वाज ए डायरेक्ट इंस्पिरेशन ऑफ जॉन कीट्स फेमस पोएम। देखिए जो एसटी कॉलेज की एक पोएम है जिसका टाइटल है लव, इन्होंने लव टाइटल से एक पोएम को लिखी थी। इसको पढ़ने के बाद जॉन कीट्स को अपनी एक पोएम लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिली थी। अब जॉन कीट्स की वो कौन सी पोएम है जिसको पढ़कर, मतलब जिस लव पोएम को पढ़कर जॉन कीट्स ने उससे इंस्पायर होकर एक पोएम लिख डाली। तो यहां पर 4 ऑप्शंस हैं कि ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है, बहुत ही फेमस ओड है। ओड टू ए नाइटिंगेल है, ये भी बहुत फेमस ओड है। लाबेल डेम सेंस मर्सी, ये भी बहुत फेमस पोएम है। ठीक है, बैलेड है स्पेशली, और हाइपीरियन जो कि इनकम्प्लीट वर्क ऑफ जॉन कीट्स है। ठीक है, तो ये जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है लाबेल डेम सेंस मर्सी। ठीक है जी, तो ये दोनों तो ओड की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो 1800 यानी कि 1819 में ओड्स को लिखा था। इसके अलावा हाइपीरियन जो है कीट्स का इनकम्प्लीट वर्क में आ जाता है, और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने लिखा था हाइपीरियन को। और इसके अलावा द लाबेल डेम सेंस मर्सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। When did ST कॉलेज एंड हिज वाइफ सारा फ्रीकर है, सारा हचंचन नहीं है, सारा सेपरेटेड इन, यानी कि ST कॉलेज अपनी वाइफ सारा से किस ईयर में अलग हुए थे? व्हाट वाज द ईयर? तो देखो यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप लोगों को इसका 1795 में, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि इनकी मुलाकात जो हुई थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ और जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं उन दोनों से हुई थी, और पहली विजिट विलियम वर्ड्सवर्थ और जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ हैं उनको 1797 में दी थी। तो इस क्वेश्चन के ये दोनों ऑप्शंस तो होने मुमकिन नहीं है, लेकिन यहां पर 2 ऑप्शंस और दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो 1808 है, 1808 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारा
फ्रीकर से इनका सेपरेशन जो हुआ था वो 1808 में हुआ था। तो फिर इस 1810 में क्या हुआ था, देखो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इनके क्लोज फ्रेंड, उनसे भी लड़ाई हो गई थी एसटी कॉलेज की, और ये अपने लड़ाई के चलते 1810 में विलियम वर्ड्सवर्थ से भी सेपरेट हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर 1808 है, लेकिन 1810 में ये जो वर्ड्सवर्थ है उससे भी अलग हो गए थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विलियम वर्ड्सवर्थ डेडिकेटेड ए पोएम टू एसटी कॉलेज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम को डेडिकेट किया है, किसको, एसटी कॉलेज को डेडिकेट किया है या फिर एड्रेस किया है, ये कह सकते हैं। और उसको इनिशियली, उस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनिशियली कोई भी टाइटल नहीं दिया था। इनिशियली उसको सिर्फ क्या बोला था, पोएम टू कॉलेज बोला था, है ना, कोई भी टाइटल नहीं दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने उसे टाइटल दिया द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, कि ठीक है, ये टाइटल दिया ग्रोथ ऑफ ए पोएट माइंड, किसने, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को 1805 में कंप्लीट करने के बावजूद भी इसे 1850 यानी कि अपनी डेथ तक भी पब्लिश नहीं कराया था। अब ये पब्लिश नहीं कराया था, कब तक नहीं कराया था, 1850 तक भी इसको पब्लिश नहीं कराया था। तो फिर 1850 में जब इनकी डेथ हो गई तो जो वर्ड्सवर्थ की वाइफ हैं, वर्ड्सवर्थ की वाइफ जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको पब्लिश करा दिया। इस वर्क को जब पब्लिश कराया गया तो इसका नाम दिया गया प्रिल्यूड। अब एक बात, खास बात ध्यान रखना कि ये प्रिल्यूड जो है किसको एड्रेस है, ये एसटी कॉलेज को एड्रेस है। अब इसी के द प्रिल्यूड के रेस्पॉन्स में एसटी कॉलेज ने भी, कॉलेज डिड रेस्पॉन्ड दिस पोएम बाय राइटिंग, कॉलेज ने भी इस पोएम को रेस्पॉन्स किया था, उन्होंने भी इसके रेस्पॉन्स में एक पोएम लिखी थी। तो आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखो कुबला खान है, कुबला खान जो आई थी उनकी मैंने बताया था 1897 में, 1897 में उसको राइट किया था। तो 1897 में तो इसका रेस्पॉन्स नहीं कर सकते क्योंकि 1805 में तो द प्रिल्यूड कंप्लीट हुई थी लिखकर, है ना, द प्रिल्यूड जो है कंप्लीट हुई थी, तो उसका पहले तो रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन तीनों में से आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो पोएम आई थी 1807 में आई थी, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में आया था, सिबलाइन ली पोइट्री कलेक्शन ये आपका 1817 में आया था। तो इन तीनों में से आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की पोएम को, द प्रिल्यूड को रिप्लाई करने के लिए एसटी कॉलेज ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम है टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो ये उन्होंने इसके रेस्पॉन्स में लिखा था। बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। एसटी कॉलेज वाज ए पोएट ऑफ, कि एसटी कॉलेज जो है किस इरा से बिलोंग करने वाले एक राइटर थे। एलिजाबेथन इरा से करने वाले थे, है ना, या फिर विक्टोरियन इरा से करने वाले थे, रोमांटिक इरा से करने वाले थे, इनमें से कोई भी नहीं थे। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि जो एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट राइटर कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं आपके विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के अलावा विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी भी थे, उनका नाम बेन जॉनसन था। और विलियम शेक्सपियर से पहले भी कुछ राइटर्स, कुछ ड्रामेटिस्ट अपने ड्रामास को लिख रहे थे, जिसमें से यूनिवर्सिटी विट्स का नाम आता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स था, 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था, जिसमें से 3 बंदे जो थे ऑक्सफोर्ड से थे, 3 जो थे वो कैम्ब्रिज से थे, और थॉमस कैड वो किसी भी ग्रुप से नहीं थे। ठीक है जी। तो उसके अलावा विक्टोरियन इरा यहां पर मेंशन किया गया है। विक्टोरियन इरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट जो थे वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे, तो यहां से भी बिलोंग नहीं करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ही बनता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ये बात ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। विच of Coleridge work is known for the line water water everywhere not any drop to drink। देखो कोलिज का एक वर्क है जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी होता है, लेकिन वो पानी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि पीने लायक नहीं होता, यानी कि लोग जो हैं वो प्यासे मर रहे होते हैं। देखो इसमें कुछ अपोजिट चीजें कही गई हैं, यानी कि इसमें आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है इस लाइन के अंदर। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना। तो ये इसमें कहा गया कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक सिंगल बूंद भी नहीं है।
ठीक है जी। तो आयरनी का यहां पर इस्तेमाल किया गया है एसटी कॉलेज के द्वारा। तो ये लाइन किस किस पोयम की है? तो ये एसटी कॉलेज के कुबला खान की हैं, क्रिस्टबेल की हैं, सिबलाइन लीव्स की हैं, या द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की हैं। देखो मैरिनर का मतलब होता है एक तरह से नाविक, नाविक कह दो या फिर कह दो मल्लाह। ठीक है, तो ये मैरिनर या नाविक जो हैं यही तो कोई पानी के जहाज चलाते हैं, कैप्टन लोग ही तो पानी के जहाज चलाते हैं। तो ये पानी की तरफ चारों तरफ घिरे रहते हैं, लेकिन समुद्र का पानी आपको पता है कि पीने लायक नहीं होता है। इसलिए इसमें एक लाइन बोली गई है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये एसटी कॉलेज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से लाइन ली गई हैं। और इसके अंदर अगर फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाए तो आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ कोलरिज पोयम कुबला खान? देखिए कुबला खान का सबटाइटल यहां पर पूछा गया है। कुबला खान का सबटाइटल यहां पर आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो बताना है आप लोगों को इन चार ऑप्शंस में से ही। ठीक है, तो भाई इसको बताना थोड़ा सा आसान इसलिए रहेगा कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को थोड़ा ध्यान से थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। क्यों? मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को सही आंसर ढूंढने से पहले 3 गलत आंसर क्यों हैं वो उस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं नीचे से इसको लेकर चलते हैं कि देखो लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये वैसे तो इनकम्प्लीट आंसर लिखा हुआ है, यानी कि अगर यहां पर पोयम टिंटन एबे की बात की गई है तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे को जो है लिखा था। अगर यहां पर लेडी ऑफ सैलोट की बात की गई है तो लेडी ऑफ सैलोट जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया वर्क है। ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, मैंने पिछली ही आपको किसी 1-2 स्लाइड पहले बताया कि ग्रोथ ऑफ ए पोएट माइंड जो है ये डोरोथी ने पोयम टू कोलरिज जो पोयम थी, यानी कि जिसको हम बाद में प्रिल्यूड के नाम से जानते हैं, उस वर्क का नाम दिया गया है ना, उस वर्क का नाम है। तो ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो यानी कि एसटी कॉलेज की अब एक ही पोयम बची जो मेंशन है यहां पर, कुबला खान। कुबला खान का अनोदर टाइटल जो है ए विजन इन ए ड्रीम है या फिर ए फ्रैगमेंट है। तो ये जो है एक विजन इन ए ड्रीम, इसका करेक्ट आंसर है ए है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ को। कोलरिज फेमस पोएम क्रिस्टबेल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री? यानी कि वो सोनेट थी, लॉन्ग नैरेटिव बैलेड थी, ब्लैंक वर्स थी, है ना, या फिर लिरिक थी? अब देखो सोनेट, सोनेट क्या होता है? ठीक है जी, सोनेट जो होती है ये एक पोयम होती है जिसके अंदर 14 लाइंस, इसको यहां पर पोयम की जगह 14 लाइंस पोयम होना चाहिए। 14 लाइंस पोयम होती है। ठीक है, 14 लाइंस की पोयम होती है ये। और ब्लैंक वर्स के अंदर आप जानते होंगे ये ब्लैंक वर्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर राइटर मीटर का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन कभी भी राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा लिरिक जो होती है ये एक पोएट्री का जॉनरा है जिसमें राइटर जो है अपनी प्राइवेट थॉट को, अपनी पर्सनल थॉट को पोएम के माध्यम से बयां करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है। ठीक है, ये लॉन्ग नैरेटिव बैलेड है, इसके अंदर भी आपको एक स्टोरी देखने के लिए मिलती है क्रिस्टबेल के अंदर, और ये एक कोलरिज का लिखा हुआ इनकम्प्लीट वर्क भी है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। हु कॉइन्ड द टर्म लेक पोएट्स इन द एडनबर्ग रिव्यू इन 1817? देखिए एक टर्म है, मैंने आपको बताया था, ये टर्म है लेक पोएट्स, और ये 3 राइटर के लिए, यानी कि 3 पोएट्स के लिए, 3 ऑथर के लिए जो है कोइन किया गया था। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ये टर्म किसने कोइन किया था ये आपसे पूछा गया है। लेकिन यहां पर 2 एडिशनल चीजें आपको मिल रही हैं कि ये टर्म जो है, पहली बात 1817 में कोइन किया गया था। दूसरी बात, एक मैगजीन के अंदर जिसका नाम था दी एडिनबर्ग रिव्यू। ठीक है, एडिनबर्ग रिव्यू के अंदर जो है, इस मैगजीन के अंदर इस टर्म को कोइन किया गया था। और ये टर्म किस किस के लिए कोइन किया गया था पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये टर्म आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे और एसटी कॉलेज के लिए किया गया था। तो ये टर्म इन
तीनों के लिए कोइन हुआ है, और करने वाले, कोइन करने वाले इसको कौन है? फ्रांसिस जेफरी हैं। फ्रांसिस जेफरी ने इस टर्म को एडनबर्ग रिव्यू नाम की एक मैगजीन के अंदर 1817 में कोइन किया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड? बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है एस.टी. कोलरिज का बहुत ही बेहतरीन वर्क है, ठीक है। तो ये किस ईयर में पब्लिश हुआ था? किस ईयर में पब्लिश हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। तो देखो, आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मैंने पिछले क्वेश्चंस में दी है, अगर आपने वो क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी है। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि देखो, कुछ लोगों को इसका आंसर पहले से ही पता होगा, क्योंकि बायोग्राफिया लिटरेरिया बहुत 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 ही फेमस वर्क है एस.टी. कोलरिज का, इसलिए सबको पता होगा, लगभग 95% लोगों को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1817 है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन बात जो है ये आती है कि जो मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहा हूं, उनको आपने कितने ध्यान से सुना? अगर आपने उनको ध्यान से सुना है तो आप इन तीनों का आंसर भी बड़े ही आसानी से दे देंगे। कैसे? कि 1797 में कुबला खान आपकी आई थी, ठीक है। के मतलब कुबला खान। और इसमें जो आई थी आपकी 1798 में लिरिकल बैलेट्स आई थी। और यहां पर 1807 की बात करें तो 1807 में एक प्रिल्यूड का रेस्पॉन्स करने के लिए एस.टी. कोलरिज ने भी एक पोयम लिखी थी जिसका टाइटल था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये आप लोग है ना, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बात ध्यान रखना कि ये क्या है भाई, एक पोयम है जो एस.टी. कोलरिज ने लिखी थी, ठीक है। तो ये तीनों आप आंसर कर सकते थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1817 है। डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 का आंसर आप लोगों को करना है कि जो ओरिजिनली व्हाट वाज बायोग्राफिया लिटरेरिया इंटेंडेड टू बी। जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि बहुत काफी फेमस वर्क हुआ था एस.टी. कोलरिज का, इस वर्क को लिखने से पहले एस.टी. कोलरिज की इंटेंशन क्या थी? क्यों इस वर्क को वो लिखना चाहते थे? तो वो इसे एक नॉवल बनाना चाहते थे, हैं, कोई नॉवल बनाना चाहते थे, या फिर एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बनाना चाहते थे, हैं, या फिर एक प्रीफेस बनाना चाहते थे अपने किसी पोएट्री कलेक्शन का, या फिर एन एसे ऑन जर्मन फिलोसफी, कि ये जर्मन फिलोसफी पे कोई एसे बनाना चाहते थे इस बायोग्राफिया लिटरेरिया को। देखो, एक बात आप ध्यान से सुनना कि सिबलाइन लीव्स जो है एक पोइट्री कलेक्शन है, एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखा गया, और उसको वो एक कलेक्शन है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया को क्या सोचकर लिख रहे थे जो एस.टी. कोलरिज है? वो ये सोचकर लिख रहे थे कि जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स आई है, एक पोइट्री कलेक्शन है, उसका उन्होंने 1800 में फिर एक प्रीफेस लिखा। तो ऐसे ही एस.टी. कोलरिज ने अपना एक पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है सिबलाइन लीव्स, उसको लिखा, और इस पोइट्री कलेक्शन का प्रीफेस बनाने के लिए ये चाहते थे कि एक बायोग्राफिया लिटरेरिया को प्रीफेस बनाएं। और किस वर्क का प्रीफेस बनाएं? इस वर्क का। तो उनकी इंटेंशन ये थी कि वो एक शॉर्ट वर्क लिखेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेकिन जब ये इस वर्क को लिखने के लिए बैठे तो एस.टी. कोलरिज को पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने ये वर्क कितने चैप्टर्स का लिख दिया। 23 चैप्टर्स में ये वर्क लिख दिया। और अगर हम इसमें कंक्लूजन को भी ऐड करते हैं तो ये जो हो जाता है आपका 24 चैप्टर्स में वर्क हो जाता है। लेकिन ये ओरिजिनली कहा जाए तो बायोग्राफिया लिटरेरिया आपका 23 चैप्टर्स में ही लिखा हुआ है, और इसको एस.टी. कोलरिज ने 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया है। कितने वॉल्यूम में डिवाइड किया है ये भी पूछा जा सकता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया को कब पब्लिश हुआ है? 1817 में पब्लिश हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये प्रीफेस बनाने के लिए इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो सी इसका करेक्टर है कि इन्होंने सिबलाइन लीव्स का प्रीफेस बनाने के लिए बायोग्राफिया लिटरेरिया को लिखा था, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला ये वर्क कब इतना लंबा, कब इतना बड़ा
हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें, इन विच वर्क ऑफ एस टी कॉलेज वी फाइंड द फ्रेज आर मीरिएड माइंडेड शेक्सपियर। ठीक है, ये बहुत 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 फेमस टर्म है, ये बहुत फेमस फ्रेज है जो एस टी कॉलेज ने लिखा था। ठीक है, आर मीरिएड माइंडेड शेक्सपियर, आर है, ठीक है, ये हमारा मीरिएड का मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, इसका मतलब होता है मैनी, हमारा मैनी माइंडेड शेक्सपियर। ये टर्म आपसे, ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग चीजों के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के लिए मतलब अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं कई इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के बारे में दूंगा। देखो, एस टी कॉलेज जो थे वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया को लिखा था, उसमें ही इस टर्म को दिया है। तो ये क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है, आर मीरिएड माइंडेड शेक्सपियर किस वर्क के अंदर आया है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर ये आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर ही आया है। अब किसके लिए कहा गया है, ये टर्म जो कहा गया है, नाम भी आया हुआ है, शेक्सपियर के लिए क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, ऐसा एस टी कॉलेज ने शेक्सपियर को क्यों कहा, क्या रीजन रहा। देखो, शेक्सपियर जो थे, जो विलियम शेक्सपियर थे, ये वर्ल्ड के आज भी फेमस ड्रामेटिस्ट, पोएट या फिर कहें तो सोनेटियर, है ना। ठीक है, ये तीनों आते हैं। एक्टर भी थे ये, लेकिन एक्टर इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये ड्रामेटिस्ट तो बहुत ही जबरदस्त थे। उसके अलावा पोएट भी अच्छे थे और सोनेटियर भी अच्छे थे। तो आप लोगों ने जब इनके ड्रामास को, शेक्सपियर के ड्रामास को पढ़ा होगा, तो उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और शेक्सपियर ने इतनी खूबसूरती की तरह, कितने खूबसूरती के साथ हर एक करेक्टर को अपने प्ले के अंदर प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से एस टी कॉलेज ने इन्हें बोला है कि आर मीरिएड, यानी मीरिएड का मतलब क्या है, मैनी माइंडेड, कि बहुत सारे माइंड्स की तरह जो है शेक्सपियर वो सोचते थे। तो इस वर्क को, ये इस फ्रेज को एस टी कॉलेज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर कोइन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर करें। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टार्स वर गर्लड राउंड। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर देना है कि ये लाइंस कहां से हैं, आंसर करिए। ठीक है, तो ये लाइंस मैं आपको बता देता हूं, ये लाइंस आपकी कुबला खान से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं, कुबला खान से, क्योंकि देखो ये तो रहा एक पोइट्री कलेक्शन, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से ये लाइन नहीं है, लव से ये लाइन नहीं है, तो कुबला खान इसमें करेक्ट आंसर है। क्योंकि कुबला खान अपने सेवकों को एक क्या देते हैं, एक आदेश देते हैं कि भाई जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो, एक महल तैयार करो, और उस महल को के लिए 2 miles फर्टाइल ग्राउंड, यानी कि 10 मील उपजाऊ जमीन जो है, यानी कि उन्होंने कहा था इसे ऐसी शेप में, मतलब पहले एक जमीन घेर लो जिसमें क्या होगी, ये 10 मील की जमीन होगी और ये उपजाऊ जमीन होगी। ठीक है, और चारों तरफ से वॉल्स एंड टावर्स लगा दो। ठीक है, चारों तरफ से वॉल्स एंड टावर्स लगा दो, और मेरा जो हाउस है, मेरा जो पैलेस है, वो यहां पर बना दो। ठीक है, बीच में बना दो, और चारों तरफ क्या है, थोड़े थोड़े से पॉन्ड बना दो, कहीं पर पेड़ वगैरह लगा दो। तो ये सारी चीजें खूबसूरती, तो इसलिए कहा गया है कि कुबला खान के अंदर आपको नेचर के एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि वो नेचर की बात भी यहां पर करते हैं। और एल्फ एक बहुत ही नदी है जिसको पवित्र बोला है उन्होंने, उसमें सैक्रेड रिवर बोला है, तो एल्फ नदी के बारे में भी की है ना। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कुबला खान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज। देखिए, जब भी आप रोमांटिक एज के राइटर्स को पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पर आपको फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन मिलती है, यंगर जनरेशन या फिर ओल्डर जनरेशन मिलती है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन इन सभी में से, यहां पर 6 राइटर्स के नाम आपको मेंशन किए गए हैं कि इनमें से कौन फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगर फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करने की बात करें तो जॉन कीट्स और पीबी शैले, ये जो थे दोनों के दोनों आपके
सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, लॉर्ड बायरन एंड ली हंट ये भी आपके किससे बिलोंग करते थे, सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। तो ये आंसर इसका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हुआ कि जो सी है एसटी कॉलेज, विलियम ब्लेक, और फर्स्ट जनरेशन में आपके एक राइटर और आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तीनों जो थे, ये तीनों आपके कब आते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज में आते हैं, और ये चारों ऊपर वाले आपके सेकंड जनरेशन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ या फिर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ टर्म coined in 1817 बाय द रोमांटिक पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज। द टर्म अप्लाइज टू, देखिए ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है ये एक टर्म है, ये एक फ्रेज है जिसको एसटी कोलरिज ने कोइन किया था 1817 में। अब ये टर्म को कोइन इसलिए किया गया था कि ये अपनी पोएम्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते थे जो बियॉन्ड द वर्ल्ड होते थे, यानी कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल जो है एसटी कॉलेज किया करते थे। और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ फ्रेज को कोइन करने की जरूरत इन्हें इसलिए पड़ी क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स उनकी पोएम्स के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, लोग कुछ समय के लिए जब तक वो मेरा वर्क पढ़ते हैं उन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे भरोसा कर लें। इसीलिए उन्होंने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को क्या किया, फ्रेज को कोइन किया। तो ये जो मतलब किस तरह की पोएम्स के अंदर इस्तेमाल होते थे, हिज पोएम्स ऑन सुपर नेचुरल थीम, ऑन हिज नेचुरल नेचर पोएम्स, ऑन हिज पोएम्स ऑफ सोशल थीम, किस तरह की थीम पर होते थे। तो ये जब भी सुपर नेचुरल थीम पर कोई पोएम लिखते थे, जैसे कि इनकी कुबला खान लिखी हुई है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी हुई है, तो इस तरह की जो पोएम्स हैं उनमें ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का इस्तेमाल करते हुए ही इन पोएम्स को लिखा करते थे, क्योंकि दीज पोएम्स आर बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल थीम्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। 28 का क्वेश्चन का आंसर करें। विच इज द फर्स्ट कन्वर्सेशनल पोएम बाय एसटी कॉलेज। कि एसटी कॉलेज ने, देखो एक चीज ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से समझ में आता है कि एसटी कॉलेज ने, या अगर फर्स्ट कन्वर्सेशनल पोएम की बात की गई है तो इसका मतलब एसटी कॉलेज ने एक से ज्यादा कन्वर्सेशनल पोएम को लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग इन्होंने 8 कन्वर्सेशनल पोएम्स को लिखा है। कितनी को लिखा है भाई, 8 को लिखा है। ओके, और इसका जो करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन का वो एलियन हार्प है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्वर्सेशनल पोएम की बात आ रही है तो ये तीनों जो यहाँ ऑप्शन में मेंशन है, ये तीनों की तीनों ही एसटी कॉलेज के द्वारा लिखी गई कॉन्वर्सेशनल पोयम है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, द फर्स्ट कन्वर्सेशनल पोएम जो है वो एलियन हार्प ही है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। विच इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय एसटी कॉलेज। एसटी कॉलेज ने पोएम्स का कलेक्शन को लिखा है, और आप लोगों में इसके बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये सेकंड वाला जो है ये तो आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का एक कोलैबोरेशन कलेक्शन है, लेकिन ये भी पोएम्स का कलेक्शन है जिसमें एसटी कॉलेज ने अपनी 4 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया है, और वो 4 पोएम्स भी इतनी अच्छी थी कि ये स्टार बन गए, ये स्टार बन गए लिरिकल बैलेड्स में, अपना नाम इन्होंने कमा लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट जो है ये 1796 में आया हुआ एक पोइट्री कलेक्शन है, एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, इसके अलावा 1798 में ये कलेक्शन आया था, दिस वाज द कोलैबोरेशन कलेक्शन विद विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके अलावा सिबलाइन लीव्स जो है वो 1817 में एक पोइट्री कलेक्शन और आया है। ठीक है जी, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करो। हाउ डू द सेलर इनिशियली रिएक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द एल्बर्ट्रोस इन द पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। देखिए एल्बर्ट्रोस जो होता है एक तरह की बर्ड होती है, एक तरह की बर्ड होती है। जब मैरिनर यानी कि एंशिएंट मैरिनर जो है अपने जहाज को लेकर जाता है, तो जब पहली बार ये एल्बर्ट्रोस उनके जहाज पर बैठती है तो वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। जब एल्बर्ट्रोस जो आती है इनके जहाज पर क्या सोचते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि दे सूट इट विद ए
क्रॉसबो कि उन्होंने इसको मार दिया था, देखते ही मार दिया था, या दे इग्नोर्ड इट या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दे ग्रीट इट एज ए गुड ओमेन या फिर इसको अच्छा माना, उन्होंने एक अच्छा साइन माना, दे पैनिक एंड प्रे और वे पैनिक हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमें बचा लो। देखिए जब एल्बर्ट रोज पहली बार उस उनके शिप पर आकर बैठी थी तो इन्होंने इसे अच्छा माना था, एक गुड साइन इसको माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। व्हाट एलिमेंट्स ऑफ नेचर डू द क्रू एनकाउंटर एज दे अप्रोच द साउथ पोल इन द पोएम द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर। देखिए द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर जो है बहुत ही बेहतरीन पोएम है, एस टी कॉलेज के द्वारा लिखी गई, लेकिन जो मैरिनर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो नाविक लोग हैं, उनकी जो जहाज होता है वो साउथ पोल की तरफ को चला जाता है, और साउथ पोल की तरफ को चला जाता है तो उन्हें वहां पर जाकर क्या क्या चीजें मिलती हैं, जैसे कि मिस्ट मिलता है यानी कि कोहरा मिलता है, कोल्ड कोल्ड मिलता है, स्नो मिलता है, एंड जाइंट ग्लेशियर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वो घबराने लग जाते हैं कि हम अपना रास्ता भटक गए हैं और गलत डायरेक्शन में हम लोग आ रहे हैं। ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सी का आंसर करिए। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर द लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ एस टी कॉलेज, हाउ मेनी पार्ट्स द पोएम कंटेन्स, कि कितने पार्ट्स में ये द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी हुई है। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपकी 7 पार्ट्स के अंदर लिखी हुई है। करेक्ट आंसर इसका सी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करें। होम एसटी कॉलेज कॉल्ड मोटिवलेस मैलिग्निटी। देखिए एसटी कॉलेज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी सभी में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना कि जो एसटी कॉलेज है इन्होंने एक इंसान को मोटिवलेस बोला था, यानी कि जिसके काम करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, और मैलिग्निटी का मतलब होता है इल विल, इल विल। ठीक है, यानी कि उसकी जो काम करने के पीछे या तो कोई उद्देश्य होता है और उसकी जो विल होती है वो इल होती है, यानी कि उसकी इंटेंशन गलत होती है। तो ऐसा करेक्टर कौन है? मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, हैमलेट हैं, ओथेलो हैं, या फिर इयागो हैं। तो आपने अगर ओथेलो को पढ़ा है तो उसमें एक ऐसा करेक्टर है इयागो, जो ओथेलो का गलत चाहता है। वो ओथेलो का ही नहीं दूसरों का भी गलत चाहता है और बाकियों का भी गलत चाहता है, यानी कि उसका कोई मोटिव नहीं होता लेकिन वो लोगों को परेशान करता रहता है। इसलिए एसटी कॉलेज ने इन्हें क्या बोला है? मोटिवलेस मैलिग्निटी बोला है। होम सैमुअल टेलर कॉलेज कॉल्ड लवलीस्ट करेक्टर फ्रॉम ऑल करेक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस के दौरान बहुत सारे करेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे 37 प्लेस तो कंफर्म है उनके, उन कंफर्म प्ले में भी बहुत सारे करेक्टर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इन करेक्टर्स के अंदर एक ऐसा करेक्टर है, एक ऐसा करेक्टर है जिसको एसटी कॉलेज ने लवलीस्ट बोला है, जिसको एसटी कॉलेज ने क्या बोला है? लवलीस्ट बोला है। वो कौन सा करेक्टर है? इजाबेला है। इजाबेला आपको मेजर फॉर मेजर में मिलेगी, पोर्शिया आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिल जाएगी, जूलियस सीजर में मिल जाएगी, है ना। हेलिना है, हेलिना आप लोगों को मिलती है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, और रोजालिन आपको मिलती है किसमें? एज यू लाइक इट में। तो इस इनमें से सबसे जो लवलीस्ट करेक्टर बोला है एसटी कॉलेज ने, किसको बोला है? तो एसटी कॉलेज ने हेलिना जो है इसको लवलीस्ट करेक्टर बोला है, और ये करेक्टर आपको ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के अंदर मिलता है, और विलियम शेक्सपियर का प्ले है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए। इन 1781 कॉलेज वाज सेंट टू क्राइस्ट हॉस्पिटल, ए चैरिटी बोर्डिंग स्कूल एट द दैट स्कूल कॉलेज बिकेम फ्रेंड विद चार्ल्स लैम्ब एंड कॉल्ड हिम। देखो आप लोगों को मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी पढ़नी, उसमें बताया था कि जब ये 8 साल के थे जो एसटी कॉलेज थे, तो इन्हें एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल के अंदर भेजा गया था जिसका नाम क्राइस्ट हॉस्पिटल था। ठीक है, अब ये क्राइस्ट हॉस्पिटल के अंदर एक बंदे के साथ फ्रेंड मिले थे जिसका नाम था चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब था, चार्ल्स लैम्ब के साथ जो है ये फ्रेंड बने। अब बाद में इनको एक नाम से बुलाया, इन्हें प्रिंस ऑफ एस्से, इंग्लिश एस्से जो कहा था इन्होंने ही कहा था, जेंटल हार्टेड चार्ल्स कहा था, या माय डियर फ्रेंड कहा था, या इनमें से कुछ भी नहीं कहा था। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है कि इन्होंने जेंटल हार्टेड चार्ल्स कहा था।
ये बात सही है कि इन्हें, जो चार्ल्स लैम है, इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है, लेकिन जो एसटी कॉलेज ने इनको बुलाया था वो जेंटल हार्टेड चार्ल्स था। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए। एसटी कॉलेज ओनली ड्रामेटिक वर्क वाज ओ सोरियो रिटन इन। देखिए ओ सोरियो जो है एक ड्रामेटिक वर्क है जिसको एसटी कॉलेज ने लिखा था। एसटी कॉलेज ने इस वर्क को किस ईयर में लिखा था? 1796 में लिखा था, 1797 में लिखा था, 1798 में लिखा था, या 1817 में लिखा था? तो इस वर्क को उन्होंने 1797 में लिखा था। देखिए 1797 में एक वर्क द बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ का भी आया था, अगर आपको याद हो। वर्ड्सवर्थ ने भी दी ओनली ड्रामेटिक प्ले लिखा था, और इन्होंने भी ओ सोरियो को भी ड्रामेटिक फॉर्म में ही लिखा है, ठीक है। और ये वर्क इनका भी 1797 में ही आया है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। 38 का आंसर, डिजेक्शन एंड ओड वाज रिटन बाय। डिजेक्शन एंड ओड जो है किसने लिखा है? पीबी सेलेन ने, वर्ड्सवर्थ ने, एसटी कॉलेज ने, या फिर नन ऑफ दीस ने? तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर जो है वो आप लोगों का ये क्या है, यहाँ पर सी है। ये गलत टाइप है तो इसको आप सी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका डिजेक्शन एंड ओड जो है ये एसटी कॉलेज ने लिखा है। इसको मैं सही करने की कोशिश कर देता हूँ, कभी बाद में आप कंफ्यूज हो जाएं, और ये करूँगा कैसे, ठीक है। तो सी इसका आंसर करके चलें। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए। द नाइटिंगेल एक कॉन्वर्सेशनल पोएम वाज रिटन बाय। लेकिन नाइटिंगेल एक कॉन्वर्सेशनल पोएम है, ये किसने लिखी थी? यहां पर हम लोगों से ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए जो नाइटिंगेल है ये किसने लिखी है आप लोगों को बताना है। और ये नाइटिंगेल, ध्यान रखना, एक कॉन्वर्सेशनल पोएम के बारे में बात की गई है। मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्वर्सेशनल पोएम 8 लिखी हैं एसटी कॉलेज ने, उनमें से ये एक है, उनमें से ये एक पोएम है जो एसटी कॉलेज ने लिखी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप द नाइटिंगेल की बात कर छोड़ दें, तो अगर हम बात करें ओड टू ए नाइटिंगेल, मैंने किसी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था ओड टू ए नाइटिंगेल जो है एक जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ओड है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें द नाइटिंगेल एंड द रोज एक वर्क है, मैं उसको बता देता हूं। द नाइटिंगेल एंड द रोज, ये वर्क है, ठीक है। और ये वर्क एक शॉर्ट स्टोरी में आता है। ये किसका वर्क है? ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है, ठीक है जी। ऑस्कर वाइल्ड का ये वर्क है और एक शॉर्ट स्टोरी है, तो ऐसा है। और आप लोगों का एक और यहां पर दिया गया है, ऑस्कर वाइल्ड यहां पर लिखा हुआ है, जॉन किट्स ने और टू ए नाइटिंगेल, और सरोजनी नायडू को तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन एंड वेयर डिड एसटी कॉलेज पास अवे, कि एसटी कॉलेज जो है, ठीक है, वो कब और कहां पर पास हुए थे। तो ये आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये बताना है, जल्दी से इसका आंसर करिए। ये चार, मैं इसलिए आपको टाइम दे रहा हूं इसमें क्योंकि आपको चारों का ही आंसर करना है, चारों का आंसर करना है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलिए मैं पहले बताता चलता हूं कि 23 अप्रैल 1616 में तो आप लोगों के कौन डाइट हुए थे? ये कौन हुए थे? ये विलियम शेक्सपियर हुए थे, ठीक है, विलियम शेक्सपियर हुए थे 23 अप्रैल में। जो हुए थे ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हुए थे 23 अप्रैल 1850 में। 7 दिसंबर 1834 में जो आपके हुए थे ये आपके एसटी कॉलेज के जो फ्रेंड थे चार्ल्स लैम, उनकी डेथ हुई थी, है ना। चार्ल्स लैम की डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1834 में ही। इसके अलावा जो एसटी कॉलेज हैं इनकी डेथ जो हुई थी वो 25 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी भाई? 25 जुलाई को हुई थी। 1834 में इनकी डेथ हुई थी। और कहां पर हुई थी? हाईगेट, हाईगेट, हाईगेट मिडिल्टन, सॉरी मिडिल्टन नहीं है, ये है आपका मिडिल सेक्स नाम की जगह पर इनकी डेथ हुई थी, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये जगह कहां पर है?
यूके में ही है। ठीक है जी, यूके में ही ये जगह है, इस चीज का ध्यान रखना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।